वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 एसएसटी हिस्ट्री से एक चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से लेके 1947 तक। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Why were people dissatisfied with British rule in 1870s and 1880s? आपको पता है 1947 से पहले इंडिया पे ब्रिटिशर्स जो है रूल करते थे। तो 1870s में और 1880s में जो भारत के लोग थे वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं थे? क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा अनफेयर थी। ये एक आर्म्स एक्ट लेके आए। अब ये आर्म्स एक्ट क्या था? अब आप ये बताओ कि जो अंग्रेज लोग हैं ये तो अपने पास क्या गन रख सकते थे या हथियार रख सकते थे, लेकिन इंडियंस लोगों को ये अलाउ नहीं कर सकते थे कि आप लोग हथियार नहीं रखोगे। तो बताओ ये गलत बात है कि नहीं है कि खुद तो ये हथियार रख सकते हैं और इंडियंस को मना कर रहे हैं? तो पहला रीजन क्या लिख दोगे आप? द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। ठीक है, आर्म्स का मतलब होता है हथियार। आर्म्स एक्ट पास कर दिया गया 1878 में। अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन वर नॉट अलाउड टू हैव आर्म्स। एक तो दिक्कत ये थी भारत के लोगों को, ठीक है, कि भारत के लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा हथियार रखने के लिए, और ये खुद गन लेके चलते थे, हथियार लेके चलते थे हर जगह। ठीक है, दूसरा क्या था, इन्होंने एक एक्ट पास कर दिया वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था, कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ना तो बोल सकता, ना इनके खिलाफ कोई छाप सकता, ना कोई न्यूज़पेपर में डाल सकता। मतलब कुछ भी अंग्रेजों के खिलाफ भी आप बोलोगे नहीं, ना छापोगे, ना न्यूज़पेपर निकालोगे, ना मैगजीन निकालोगे। द वर्नेक्युलर एक्ट प्रेस एक्ट 1879 वाज पास्ड व्हिच डिड नॉट अलाउ टू राइट। ठीक है, ना तो आप लिख सकते थे, ना प्रिंट कर सकते थे, और ना ही स्पीक बोल सकते थे एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये दो चीजें ऐसी हुई, ठीक है, 1878 में और 1879 में, जिसकी वजह से इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे और पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड थे। ये वाली जो लाइन है चिल्ड्रन, पीपल वर डिससेटिस्फाइड, ये मैंने यहीं से कॉपी की है विद ब्रिटिश रूल। ये आपको स्टार्टिंग में लिखना, और ये केवल 2 पॉइंट अगर आपने लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? अब इंडियन नेशनल कांग्रेस उस टाइम की जो पार्टी थी वो किसके लिए बोलना चाहती थी? वो हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, मतलब हर तबके के लोग, हर क्लास के लोग, सबके लिए वो बोलना चाहती थी, मतलब सबके राइट्स दिलवाना चाहती थी। द नेशनल इंडियन कांग्रेस विश्ड टू स्पीक फॉर। अब देखो ये वाली पूरी लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है, ये मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट की है। फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी लोगों के लिए वो बात रखना चाहती थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करें, क्लास का मतलब कलर को बिलोंग करें, कास्ट को बिलोंग करें, क्रीड को, लैंग्वेज को, या जेंडर को। मतलब चाहे कोई काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सबके लिए जो पक्ष है वो रखना चाहती थी। What economic impact did the first world war have on India? चिल्ड्रन आपको पता होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में, हालांकि इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जो इंडिया पे रूल कर रहे थे वो उसका पार्ट थे, तो इन्होंने इंडिया को भी उसमें खदेड़ दिया। अब हुआ क्या, जब भी चिल्ड्रन वॉर होगा यानी लड़ाई होगी, तो ये बताओ लड़ाई के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी, और अगर हथियारों की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। हथियारों में लोग घायल होंगे, उनका इलाज के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? उनके खाने के लिए खाना वगैरह सब चाहिए। तो हुआ क्या कि जो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में और ज्यादा टैक्स लगा दिया। एक तो पहले ये टैक्स लगा रहे थे, अब भाई साहब इन्होंने क्या किया, हर चीज पे और ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे आम इंसान और ज्यादा परेशान होने लग गया। तो नेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस पे भी और ज्यादा टैक्स लगा दिया, और अलग अलग लोगों पे भी। तीसरा क्या हुआ, जब पहले कोई चीज 5 रुपए की मिल रही थी, अब टैक्स लगाने के बाद वो 8 रुपए की मिल रही है।
पहले कोई चीज 20 रुपए की थी, अब वो टैक्स लगाने के बाद 28 रुपए की है। तो इससे महंगाई बढ़ी या घटी? अब आप कहोगे सर महंगाई बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दोगे, द प्राइस ऑफ डेली यूज आइटम बिकेम एक्सपेंसिव। अब कोई भी इंसान है भाई, चीनी तो यूज करेगा, नमक तो यूज करेगा, मसाले तो यूज करेगा, तो जो भी डेली यूज के आइटम्स थे वो और ज्यादा महंगे हो गए, विच मेक द कंडीशन मोर पुअर, जिसकी वजह से कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। तो गाइज अगर ये आप 3 पॉइंट्स इस तरह से लिखाते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। What did the Muslim League resolution of 1940 ask for? अब जो मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन है ये क्या चाहते थे, इन्होंने कहा कि भैया हम तो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब हमारी तो नंबर कम है, हमको एक अलग जगह दे दो, हम तो पूरा अपना खुद का स्टेट बनाएंगे, खुद की जगह बनाएंगे, जो कि आगे चल के पाकिस्तान बना। द मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल वहां पे हम ही लोग नेता बनेंगे, हमारे बीच में ही इलेक्शंस होगा, आप लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। Who were the moderates? How did they propose to struggle against the British rule? अब मॉडरेट्स लोग कौन थे? ऐसे लीडर थे कांग्रेस के जो ये आम जनता को, आम पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं बड़े खराब हैं, इनकी जो पॉलिसीज हैं ये बहुत खराब है और ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले इस वाली बात का आंसर दे दो। The leaders who wanted to make public aware about the unjust nature, unjust का मतलब होता है जिसमें जस्टिस ना हो, अन्याय हो, were called moderates। ऐसे लीडर्स जो पब्लिक को ये अवेयर करना चाहते थे कि भैया जिस तरह से ये राज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स हम पे, ये पूरी तरह से अन्याय से भरा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें जस्टिस नहीं है, उन लोगों को मॉडरेट्स कहा गया। अब मॉडरेट्स ने क्या किया? मॉडरेट्स ने क्या किया, अलग अलग आर्टिकल छापने शुरू करे, न्यूज़पेपर छापने शुरू करे, रैलीज करना शुरू किया, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को वो भर सके और बता सके अंग्रेजों की अनजस्ट पॉलिसीज के बारे में। इन्होंने तरह तरह की प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कर दी। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, दे पब्लिश न्यूज़पेपर, इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना चालू कर दिया, आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिया। शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज रूइनिंग इंडियन इकोनॉमी, और इन्होंने ये दिखाया कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत का जो धन संपत्ति है, उसको ये किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू गेन पब्लिक सपोर्ट। और जैसे आपके स्कूल में भी होता है ना, कभी कभी इंटर स्कूल्स कंपटीशन होता है, तो दूसरे स्कूल्स के 5 बच्चे आए आपके यहाँ बैडमिंटन खेलने, या एक टीम आई, तो वो जो टीम आती है वो अपने पूरे के पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे ही ये अपने में से कोई इंसान भेजते थे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में कि जाओ और वहां जाके ये बता के आओ, गुजरात में जाओ, एमपी में जाओ, अलग अलग कंट्रीज में जाओ और लोगों का सपोर्ट लो, ताकि लोग हमारे फेवर में और ज्यादा आ जाए। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट्स? अब कांग्रेस के अंदर ही 2 तरह के लोग थे, मॉडरेट थे और रेडिकल्स थे। अब भैया मॉडरेट्स क्या कहते थे? मॉडरेट्स तो ये कहते थे कि जो अंग्रेज हैं प्यार से मान जाएंगे, लात घूसों की और बंदूक चलाने की, खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेडिकल्स क्या कहते थे कि जहां पे खून खराबा करने की जरूरत आए, जहां पे बंदूक चलाने की नौबत आए, वहां पे बंदूक चला दो, ये लात के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। तो मॉडरेट्स लिख देना एक तरफ लिख देना रेडिकल्स। मॉडरेट्स में क्या लिख दोगे? मॉडरेट्स वांटेड एवरीथिंग विद पीस। मॉडरेट चाहते थे सब कुछ शांति से हो जाए, किसी भी तरह की वायलेंस ना हो। रेडिकल्स वर रेडी फॉर वायलेंस टू। रेडिकल्स कहते थे जहां जरूरत पड़ेगी, हमें हथियार उठाना पड़ेगा भारत माता के लिए, तो हथियार भी उठा लेंगे। अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स नो ब्लडशेड रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया ब्रिटिश फ्री। अब मॉडरेट्स क्या कहते थे कि भारत को अंग्रेजों से फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए किसी भी तरह की खून खराबे की जरूरत नहीं है। According to radicals, British can only be removed from India by force। लेकिन रेडिकल्स क्या कहते थे कि भैया लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, इन पे जब तक शक्ति नहीं दिखाओगे, जब तक वायलेंस नहीं करोगे, तब तक ये जाएंगे नहीं। Discuss the various forms that the non-cooperation movement took in different parts of India. How did people understand गांधी जी?
अब गांधी जी एक बहुत अच्छी पॉलिसी के साथ आए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब अंग्रेजों को कॉपरेट करना बंद कर दो, इनकी गाड़ियां चलाना बंद कर दो, है ना, जो लोग इनके स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां बंद कर दो, जो लॉयर इनके अंडर में काम कर रहे हैं वो करना बंद कर दो। तो यही हुआ। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने क्या किया, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, स्कूल्स में पढ़ रहे थे, इंग्लिश स्कूल्स में, है ना, जो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाती थी, उन स्कूल्स को छोड़ दिया। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बहुत सारे बच्चों ने, थाउजेंड्स, हजारों बच्चों ने ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेजेस छोड़ दिए जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट रन करती थी। हमारे कंट्री के जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, जिनकी अच्छी खासी साख थी, उनने भी कही भैया अब तो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, गांधी जी की बात मान रहे हैं, अब हम तुम्हारे अंडर में काम नहीं करेंगे। तो जो लॉयर लोग थे इन्होंने भी काम छोड़ दिया। आंसर कैसे लिखोगे, मैनी लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, और काफी सारे जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपना प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। गांधी जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे कि स्वदेशी का यूज करो, मतलब स्वदेशी चीजें खाओ, स्वदेशी चीजें कपड़ा पहनो। तो बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ कि जो फॉरेन क्लोथ था, विदेशी कपड़ा था, उसको पब्लिकली जलाया गया, लोगों को अवेयर करने के लिए कि केवल हम अपने देश की चीजें यूज करेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या लिख दोगे, पीपल बर्न्ड फॉरेन क्लोथ एट मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे विदेशी कपड़े को जलाया गया। अब इस क्वेश्चन में ये वाली बात भी पूछ रहा है, हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी। हालांकि गांधी जी ने ये वाली बात कही थी कि वायलेंस नहीं करनी, सब प्यार से बात करनी है, लेकिन जिसका जो मन किया, जिसको जैसे समझ में आया उसने वैसे किया। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री टू गांधी जी कॉल फॉर पार्टिसिपेशन विद देयर ओन नोशन। ठीक है, मतलब जिसको जो समझ में आया उसने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन इसको लगा अच्छा मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, इनने स्कूल जाना चाहिए, इसको लगा कि यार मुझे मुझे अब लॉयर नहीं रहना इनके अंडर में, मुझे अब फॉरेन क्लोथ नहीं पहनना है, मुझे क्या करना है, इनकी दुकानें जला देनी है, मुझे क्या करना है, ये जो शराब बेच रहे हैं इनकी शराब की दुकानों पे अटैक कर देना है। तो जिसको जो समझ आया उसने उस तरह से अंग्रेजों का बहिष्कार किया। Why did गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ क्यों तोड़ा, सबसे पहले सॉल्ट लॉ समझेंगे। देखो चिल्ड्रन, इस इमेज में समझो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, कोई ऐसा है जो ये कहे कि सर हमारे घर में नमक यूज नहीं होता। भाई अमीर भी नमक खाता है और गरीब भी, कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी खिचड़ी बिना नमक के तो नहीं बनेगा। अंग्रेज बड़े चालाक थे, इन्होंने नमक पर ही टैक्स लगा दिया और इन्होंने कहा नमक कोई भी इंडियन नहीं बनाएगा, केवल हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और उसको बेचेंगे, और अगर कोई बेचता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, मतलब हर तरह से। अब गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनको बड़ा गुस्सा आया, अच्छा बेटा ये तो सिर पे ही चढ़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा अब मैं देखता हूँ। गांधी जी ने दांडी मार्च चालू कर दिया और खुद जाके नमक बनाया। आपको पता ही होगा चिल्ड्रन, नमक जो है खारे पानी से यानी कि समुद्र के पानी से बनता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन सॉल्ट लॉ नो इंडियन वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट। जो सॉल्ट लॉ आया था उसमें किसी भी इंडियन को अलाउ नहीं था नमक का बनाना। इवन टू सेल सॉल्ट टैक्स हैड टू बी गिवन, अगर आप बेच भी रहे हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस मेड इंडियन लीडर्स एंग्री, अब तो भाई सब भारत के जो लीडर्स हैं एंग्री हो गए। देयरफॉर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय ब्रेकिंग सॉल्ट, इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और उसके लिए क्या किया, उन्होंने खुद से सॉल्ट बनाया। नेक्स्ट, discuss those developments of the 1937 to 47 period that led to the creation of the Pakistan। अब क्या हुआ, 1937 से लेकर 1947 तक आपको वो डेवलपमेंट बताने हैं जिनसे पाकिस्तान बना। मतलब अब हुआ क्या कि 1937 में जो मुस्लिम लीग थी उसने ये फील किया यार इलेक्शन में कि हम तो माइनॉरिटी में, मतलब हम तो कम है, तो हमको तो यार कभी भी पावर में मिलेगी नहीं इस तरह से। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 मुस्लिम लीग डिसाइड्स दैट मुस्लिम्स आर अ माइनॉरिटी इन इंडिया एंड दे हैव टू हैव अ सेपरेट नेशन फॉर देम। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे ये देख रहे हो ब्लू वाले लोग कम है और ग्रीन वाले ज्यादा हैं, तो इन्होंने कहा हम तो कम है यार, ये हमें तो एक अलग से नेशन मिलना चाहिए। फिर 1942 में क्या हुआ, द मुस्लिम लीग पास द रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब 1940 आते आते इन्होंने भैया जोर शोर से कहना शुरू कर दिया हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है उसमें हमें भारत से कोई लेना देना नहीं है, उसमें भारत का कोई लीडर नहीं बोलेगा, उसमें केवल मुस्लिम्स लोगों की चलेगी। अब 1946 की जो मुस्लिम लीग इलेक्शंस हुए, जो इलेक्शंस हुए उसमें मुस्लिम लीग्स ने जहां जहां पे मुस्लिम लोगों का दबदबा था
वहां के सारे इलेक्शन जीत लिए जो सीट्स इनके लिए रिजर्व थी। तो इनको ये लगा यार जहां अब मतलब जहां जहां हमारा राज है वहां वहां हम जीत रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि हम एक अलग जगह ले लें, अलग नेशन बनाएं और जहां पूरी तरह से हम अपना सिस्टम बनाएंगे। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इस तरह से फाइनली भारत का ही एक टुकड़ा उनको दिया गया और जिसका नाम आगे चल के पाकिस्तान पड़ गया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गांधी जी ब्रोक द डैश लॉ, गांधी जी ने कौन सा लॉ तोड़ा था? शुगर लॉ, सॉल्ट लॉ, पल्स लॉ या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।